हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय मुद्रा बचत एवं साख के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं और संभावना है कुछ प्रश्नों की जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। हम ऐसे प्रश्नों को भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इनसे पहले हम अर्थशास्त्र के दो अध्याय, पहले और दूसरे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास और राज्य एवं राष्ट्र की आय, उन दोनों अध्याय का मैंने आपको लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सब करा दिया है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हमारा सातों अध्याय का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए, 100% आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने हर एक ऑप्शन को भी डील करने का प्रयास किया है। तो आज के अध्याय में हम समझेंगे अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय मुद्रा बचत एवं साख। हम इनके प्रश्नों को देखेंगे। और हम कौन सी क्लास के अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं? ये हमारा कक्षा 10 है, ठीक है। चलिए, तो आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मेरी 100% अपना ये एफर्ट रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको यह वीडियो पूरा समाप्त होते होते ही जितने भी प्रश्नों को मैं डील करूंगा आज, वो सारे प्रश्न आपको साथ ही के साथ समझ में आ जाए, ठीक है। आप बारीकी से इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? ठीक है, प्रश्न ही है वस्तु विनिमय क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इनसे पहले दो प्रकार की विनिमय प्रणाली चलती थी। एक था वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा उनके बाद आया मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल रूप से क्या होता था, इसमें हम वस्तुओं का लेन देन एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु लेकर करते थे, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली हम इसी को कहते हैं। यही चीज़ मैंने लिखा भी है। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली हम उस प्रणाली को कहते हैं जिस प्रणाली में एक वस्तु का लेन देन दूसरे वस्तु के लेन देन के साथ होता हो। मतलब आप एक वस्तु, किसी को मान लो मैं ये मार्कर दे रहा हूँ और इसके बदले कोई मुझे कलम दे रहा है, तो ये प्रणाली क्या कहलाएगी? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगी, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली हम उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का लेन देन दूसरे वस्तु के लेन देन के साथ होता है, ठीक है। या फिर इसको और आप क्या बोलोगे, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के, है ना, बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें आप मुद्रा का प्रयोग नहीं करते हो वस्तु को बेचने में या फिर खरीदने में, तो वो हमारी प्रणाली कौन सी कहलाएगी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आप वस्तु, आपको खरीदना है कोई भी, तो आप क्या करो, दूसरी वस्तु दो और आप उनसे वो वस्तु खरीद लो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी समस्याएं थी, इसीलिए यह प्रणाली लंबे समय तक नहीं चल पाई। क्योंकि इसमें आप 7वीं या 8वीं कक्षा में जब आप अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे दिया होता था कि पहले के लोग, अगर किसी के पास अनाज बहुत ज़्यादा है, अब उन्हें मान लीजिए कोई जानवर चाहिए, तो कभी कभी क्या होता था कि 5 टोकरी अनाज के बदले उन्हें एक, मतलब बकरी या फिर एक गाय मिल जाता था। लेकिन अब मान लीजिए आपके पास अनाज नहीं हो पाया और आप उनके एक रेगुलर कस्टमर हो और आपके पास मान लीजिए आप उनके 5 टोकरी के बदले आप अगर 2 टोकरी अनाज देते हो, तो कोई भी दूसरा पार्टी जो है आपको आधी बकरी काट के नहीं दे सकता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये मूल समस्याएं थी, ठीक है, वस्तु के लेन देन में। तो इसीलिए इनके बाद कौन सी प्रणाली आई? तो मौद्रिक प्रणाली आई थी, ठीक है। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न भी वही है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। मौद्रिक प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जहां एक वस्तु का लेन देन दूसरे वस्तु से ना होकर किससे होता है? मुद्रा से होता है। तो हम वैसी प्रणाली को क्या कहेंगे? मौद्रिक प्रणाली कहेंगे। इस प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य कौन करता है? मुद्रा करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मतलब मौद्रिक प्रणाली में हम एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु नहीं खरीदते हैं। अगर आपको दूसरी वस्तु चाहिए तो इनके लिए उस वस्तु का एक जो फिक्स प्राइस है
आप वो प्राइस दो किसी को और आप उस वस्तु को खरीद लो। तो हम ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों का अंतर भी समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपसे गलती से दोनों में अंतर पूछ ले तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु हम खरीदते हैं, वो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और वस्तु विनिमय प्रणाली में हम सारा कार्यभार जो है वो वस्तु ही करता है, मुद्रा नहीं करता है। लेकिन मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि हम वस्तु का लेन देन वस्तु से ना करके मुद्रा से करते हैं और विनिमय का सारा कार्यभार किस पे रहता है, मुद्रा पे रहता है, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है आज का कि मुद्रा की परिभाषा क्या है, ठीक है, या फिर मुद्रा की परिभाषा दें। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है ये। तो मुद्रा का साधारण बोलचाल की भाषा में हम मुद्रा का अर्थ क्या है, धातु के बने सिक्के से होता है। मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में हम मुद्रा को क्या कहते हैं, धातु से बना हुआ एक सिक्का। मुद्रा हमारा वही है ना। अच्छा, उसके बाद लेकिन प्रोफेसर हार्टेलविट्स नाम का था। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। कितना आसान है, मुद्रा क्या है, तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है। मुद्रा क्या है या मुद्रा की परिभाषा दें तो आप क्या बोलिएगा, मुद्रा का अर्थ है साधारण बोलचाल की भाषा में धातु के बने सिक्के से होता है। लेकिन प्रोफेसर हार्टेलविट्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है। ये आपका एक शॉर्ट सा आंसर है इसका। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है आज का, एटीएम क्या है। एटीएम तो याद रखना है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव में इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कहीं कहीं पे ऑटोमेटेड भी लिखा रहता है, तो उनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका हिंदी होता है स्वचालित मशीन, ठीक है। तो एटीएम क्या है, तो एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का अर्थ क्या है, स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सुविधाएं देता है। तो एटीएम कार्ड के साथ आपको एक गुप्त पिन कोड भी मिलता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को मशीन में डालने के साथ ही आप क्या कर सकते हो, पैसे का निकासी कर सकते हो, यानी पैसे जमा कर सकते हो और आप पैसे निकाल भी सकते हो, ठीक है। एटीएम क्या है, तो आप क्या आपको बोलोगे, एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम क्या है, यह मशीन मतलब एटीएम कार्ड जो है यह मशीन से 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सुविधाएं प्रदान करता है। एटीएम कार्ड के साथ एक गुप्त पिन कोड भी मिलता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को जब आप एटीएम मशीन में डालते हो और आप पिन अपना डालोगे तो उनके बाद आप अपने रुपये को खाते से निकाल सकते हो या फिर आप अपने अकाउंट में रुपये जमा कर सकते हो, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे, मूल रूप से 4 अंकों का पिन कोड आता है एटीएम का, ठीक है। चलिए, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एटीएम क्या है, तो एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है जो मूल रूप से खाता धारकों को बैंक के तरफ से मिलता है। एटीएम कार्ड मतलब खाता धारकों को 24 घंटे एटीएम मशीन से रुपये कहीं पर भी रुपये निकालने या जमा करने की 24 घंटे सुविधाएं प्रदान करता है। एटीएम कार्ड के साथ में ही एक गुप्त पिन कोड भी मिलता है, जिसकी सहायता से आप कहीं पर भी और कभी भी रुपये का निकासी कर सकते हैं या फिर रुपया जमा या फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा 5 नंबर का प्रश्न है आज का, क्रेडिट कार्ड क्या है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड तो याद रखना है, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है। तो जैसे आपको एटीएम कार्ड मिलता है ना, एटीएम कार्ड सेम उसी प्रकार से आपको क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है आपके बैंक की तरफ से। तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति देखते हुए, अभी मैं समझा दूंगा, ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या कर सकता है, माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। तो एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड है क्या, तो क्रेडिट कार्ड मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है या फिर कोई इलाहाबाद बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है।
और आपके अकाउंट में हमेशा अच्छा खासा राशि जमा रहता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में प्रत्येक महीने अगर 50,000, 40,000 या फिर 30,000 एक फिक्स राशि अगर आपके अकाउंट में प्रत्येक महीने जमा होती रहती है, तो वैसे कंडीशन में आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो बैंक को। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपका जो अकाउंट में जो बैलेंस जमा होता है और जो निकासी होता है, जो निकाला जाता है, उसके आधार पर वह आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके अकाउंट में मान लीजिए बैलेंस है 5,000 या 2,000 रहता है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे और बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगी, ऐसा संभव नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपको उसी खाता धारकों को मिलता है जिसके अकाउंट में हमेशा अच्छा खासा राशि जमा रहता है या फिर प्रत्येक महीने उसके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं, वैसे खाता धारकों को मिलता है। और उनके अकाउंट में जितनी राशि जमा होती है या फिर जितना उसके अकाउंट में प्रत्येक महीने जमा किया जाता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो या किसी भी तरीके से बिजनेस कर रहा हो, उसी के आधार पर बैंक उनको एक फिक्स राशि निर्धारित कर देती है कि आपको 50,000 रुपये राशि जो है आपको फिक्स किया जाता है। आप 50,000 रुपये राशि का जो है आपके अकाउंट में अगर कभी बैलेंस नहीं भी रहता है, तो वैसे स्थिति में भी आप कहीं से भी किसी भी वस्तु का खरीदारी कर सकते हैं। तो वैसे जब आप खरीदारी करोगे तो उस स्थिति में आप जो किसी तीसरे पार्टी से खरीदारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका क्रेडिट कौन लेगा? आपका क्रेडिट आपका बैंक लेगा। और जब कभी भी आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा तो फिर बैंक जो है आपके अकाउंट से बैलेंस को काट लेगी। तो ये क्रेडिट कार्ड का एक तरीके से यही कार्य ही है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड सभी को नहीं मिलता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। क्रेडिट कार्ड जो आपको दिया जाएगा तो उसमें एक निर्धारित दिया रहता है कि आप प्रत्येक महीने 20,000 रुपये की खरीदारी कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से। ऐसा नहीं कि आपको आपके अकाउंट में 10,000 20,000 आते हैं और आपको 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्रेडिट कार्ड भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसके परिभाषा को देख लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित करती है और उस निर्धारित राशि से जो खाता धारक है वह कहीं पर भी खरीदारी कुछ भी चीजों का कर सकता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्रेडिट कार्ड भी समझ में आ गया होगा। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। बचत क्या है? तो बचत आसान सी भाषा में आप क्या बोलिएगा? आय तथा उपभोग के अंतर को ही क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। आय तथा उपभोग के अंतर को ही क्या कहा जाता है? बचत कहा जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्रॉथर था, ये अर्थशास्त्री हैं। क्रॉथर के अनुसार किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपयोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। मान लीजिए किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ खरीदना है और उनकी आवश्यकता है कि मैं एक बाइक खरीदूं, लेकिन जब वह नहीं खरीदता है तो वो जो बचत, जो उपयोग में आने वाली वस्तुओं को जो नहीं खरीद के जो रुपया बचा रहा है वही उनका बचत है, ठीक है। तो बचत क्या है? आय तथा उपभोग के अंतर को ही क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। आपकी आय क्या है और आपका उपभोग क्या है? मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपका 50,000 रुपये में आप खर्च करते हो 20,000, तो आपका बचत कितना है? 30,000 रुपये। तो उपभोग का मतलब क्या हुआ? आपने 20,000 का आपने ज़रूरत के हिसाब से आपने सामान खरीदा, लेकिन आपका आय टोटल है कितना? 50,000, लेकिन आपने खरीदा कितना? 20,000 का है, तो आपका बचत कितना हुआ? 30,000 हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न है मैंने दिया यहाँ पर, साख क्या है? साख, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। साख क्या है? साख का मतलब क्या है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास तथा भरोसा। बहुत ही आसान चीज है। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ है ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता। साख का मतलब क्या है? साख ये बैंक वाले सब भी आपको खाता धारकों को साख देते हैं। मतलब कि चलिए ठीक है, आपका बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है और आप समय समय पे आपने जो भी लिया है
आप बैंक को समय पे लौटा देते हो सभी चीज़ों के साथ, अगर आपको ऋण पे दिया गया है तो आप ऋण सहित अगर आप वापस कर देते हो समय के अंदर ही, तो वैसे कंडीशन में आपका बैंक के साथ साख मजबूत हो जाता है। तो वहाँ पर आपको साख के रूप में बैंक एक गारंटी लेता है कि ठीक है, आप विदेशों में भी जाकर या कहीं पर भी आप इतने रुपए तक का खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि आपका बैंक के साथ साख अच्छा है। तो वहाँ पर आपको साख मतलब साख आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। और साख में दो चीज़ें जरूरी, दो दो मतलब जो पहलू है वो ज़्यादा जरूरी होता है। एक होता है ऋणी और एक होता है ऋणदाता। ऋणदाता को ऋणी पर विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए मैं अगर किसी से, आपसे मान लीजिए मैं रुपये ले रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो जिसको रुपया दे रहा हूँ, क्या उनकी कैपेबिलिटी इतनी है कि अगर मैं इनके 5 लाख दे रहा हूँ तो आने वाले समय में ये जो मैं एक जो समय जो ये ले रहा है, इतने समय में मुझे ये वापस कर सकता है। तो पहला ऋणदाता का मतलब ऋणी पर विश्वास होना, उनके बाद एक ऋणी का भी देखा जाता है कि इनके पास क्या है। तो इन दोनों पहलुओं को देखते हुए ही साख मजबूत हो सकती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय मुद्रा बचत एवं साख के कुछ प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास किया, आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन रह जाता है थोड़ा बहुत, तो आप इस वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देखिए शुरू से। उनके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन रह जाता है, किसी भी प्रश्न में आपको समझ में नहीं आता है, तो आप अपने डाउट को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जब हम अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय को डिस्कशन करेंगे आपके साथ, तो मैं 100% प्रयास करूंगा कि वहां पर आपके कन्फ्यूजन वाले प्रश्न को भी मैं फिर से डिस्कशन कर दूं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। उनके साथ ही चलिए पहले मैं बोर्ड के साइड में आ जाता हूं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास के सभी चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव को बहुत ही सरल शब्दों में और ऑब्जेक्टिव, इतिहास के ऑब्जेक्टिव के सभी ऑप्शनों को भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डील करने का प्रयास किया है। क्योंकि इतिहास में आपको पता है ईस्वी वाले में 4 ईस्वी आ जाता है, तो चारों ईस्वी को मैंने, चारों ऑप्शन को डिस्कशन किया है। तो अगर आपने इतिहास के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या सर्च कीजिए क्लास 10th हिस्ट्री बाय अमन सर, आपको मिल जाएगा। या फिर नॉलेजपुर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th हिस्ट्री, उसमें जाइए, आपको क्लास 10th हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के भी मैंने 7 अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डील कर दिया है। आप जाइए उन वीडियो को देखिए, 100% आपका फायदा होगा। आज हमारा तीसरा अध्याय था। इसी महीने यानी नवंबर के अंत तक मैं प्रयास करूंगा आपको अर्थशास्त्र समाप्त कर दूं, और दिसंबर में फिर हमारा 3 सब्जेक्ट मूल रूप से बचेगा। एक हमारा ज्योग्राफी और हमारा पॉलिटी। इनके साथ ही आपदा प्रबंधन से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, मैं उनको भी दिसंबर में डील कर दूंगा। तो आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका अप्रिसिएट ही थोड़ा सा बूस्ट करता है हमें वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये ज़्यादा बड़ा नंबर मैं नहीं दे रहा हूँ, आपको बस अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर करना है और उनको भी बोलिए देखने के लिए। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो उन्हें भी बोलिए 20 दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो इस वीडियो के लिंक को आप फेसबुक पे शेयर कर, जिस समय आप शेयर करते हैं उस समय आप अपने सभी दोस्तों के साथ इनको टैग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हमारा जो ये परिवार है नॉलेजपुर कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है, आगे बहुत बड़ी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। तो आप जैसे अभी आपको फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि आप सर यूं ही कंटिन्यू रहिए, आपके घर में जो छोटे भाई बहन हैं सर उन्हें भी फ़ायदा हो, आप जब कंटिन्यू रहेंगे, तो ये तभी हो पाएगा जब आप अभी मदद करोगे। क्योंकि आपके ही एक मदद से समझिए एक बूस्ट मिलेगा। अगर हमारा परिवार ग्रो करता है तो आपको भी लगेगा कि नहीं, इस परिवार से हम उस समय से जुड़े हैं जिस समय यह परिवार एक धरती से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो आप ज़रूर सहयोग कीजिए
जितना हो सकता है उतना इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।